यूजीसी एनटीए नेट हिंदी कविता के अंतर्गत हम आज 3 कवियों पर चर्चा करेंगे जो कि आदिकाल से संबंधित हैं। चंद बरदाई पृथ्वीराज रासो के एक अंश रेवा तट के संदर्भ में, इसके बाद अमीर खुसरो की मुकरियाँ और पहेलियों के संदर्भ में, तीसरा विद्यापति पदावली को लेकर हम चर्चा करेंगे और परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करने जा रहे हैं पृथ्वीराज रासो। इसके अंतर्गत हम बात करेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कुछ कथनों के ऊपर जो कि पृथ्वीराज रासो और चंद बरदाई के संदर्भ में है, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि ये यानी कि चंद बरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। दूसरा पॉइंट है, यह ग्रंथ न तो भाषा के इतिहास के और न साहित्य के इतिहास के जिज्ञासुओं के काम का है। यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कथन है। अगला कथन है, भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने है, उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। ये जितने भी कथनों को मैं बोल रहा हूँ सारे परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं, कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। अगला कोटेशन है, दोहों की और कुछ कुछ कवित्वों की भाषा तो ठिकाने की है, पर त्रोटक आदि छोटे छंदों में तो कहीं कहीं अनुस्वारांत शब्दों की ऐसी कुतमानी भरमार है जैसे कि संस्कृत प्राकृत की नकल की हो। कहीं कहीं तो भाषा आधुनिक सांचे में ढली सी दिखाई पड़ती है, क्रियाएं नए रूपों में मिलती हैं, पर साथ ही कहीं कहीं भाषा अपने असली पहचान साहित्यिक रूप में भी पाई जाती है, जिसमें प्राकृत और अपभ्रंश शब्दों के साथ साथ रूपों और विभक्तियों के चिन्ह पुराने ढंग के हैं। ठीक है, तो ये तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कथन थे। उम्मीद है कि इन कथनों से बाहर पृथ्वीराज रासो से संबंधित आचार्य शुक्ल के कथन नहीं पूछे जा सकते हैं। अगर फैक्चुअल चीज़ों पर बात करें तो पृथ्वीराज रासो में कुल 68 छंद हैं, परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट। पृथ्वीराज रासो में 68 छंद और 69 समय हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद के रूप में रचित माना है। बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसको ध्यान में रखिए। सुख सुखी संवाद के रूप में पृथ्वीराज रासो को रचित माना है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। बच्चन सिंह के अनुसार, डॉक्टर बच्चन सिंह हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास जिन्होंने लिखा है, उनके अनुसार यह यानी कि पृथ्वीराज रासो एक राजनीतिक महाकाव्य है। दूसरे शब्दों में राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी है, ये बच्चन सिंह का मानना है। बच्चन सिंह पृथ्वीराज रासो को एक राजनीतिक महाकाव्य मानते हैं और कहते हैं कि यह राजनीतिक महाकाव्य होते हुए त्रासदी भी है। पृथ्वीराज रासो को चंद बरदाई के पुत्र जल्हड़ ने पूरा किया था, एग्जाम में पूछा जाता है, इसको ध्यान में रखें। कैमास वध इसका एक महत्वपूर्ण सर्ग है या इसको समय कहा जा रहा है, तो कैमास वध का संबंध पृथ्वीराज रासो से है। पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता अप्रामाणिकता अर्ध प्रामाणिकता को लेकर भी आलोचकों में मतभेद रहा है, तो मैंने यहाँ पर इंडिकेट करने की कोशिश की है ताकि परीक्षा के दृष्टिकोण से ये भी पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। प्रामाणिक मानने वाले विद्वानों में हैं श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, पांड्या और टाड, कर्नल टाड। तो ध्यान में रखिए, जो अगर हिंदी के मुख्य आलोचकों की बात करें तो श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, कई बार टाड इत्यादि का भी विकल्प में नाम रहता है, तो ये प्रामाणिक मानते हैं। अप्रामाणिक मानने वालों में हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हीराचंद ओझा, बुल्लर, मुरारदीन। तो शुक्ल जी को मानिए कि प्रामाणिक मानते हैं। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि पृथ्वीराज रासो को आचार्य शुक्ल ने क्या माना है, तो आपने देखा कि इन्होंने कहा कि ये पूरा जाली ग्रंथ है, यानी कि अप्रामाणिक ग्रंथ मानते हैं। अर्ध प्रामाणिक मानने वालों में जो विद्वान आते हैं उनका नाम है मुनिजन विजय, हजारी प्रसाद द्विवेदी। चर्चित आलोचकों का अगर नाम लें तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे अर्ध प्रामाणिक माना है। इसके अलावा सुनीति कुमार चटर्जी ने भी इसे अर्ध प्रामाणिक माना है। अगर पृथ्वीराज रासो की भाषा पर चर्चा करें तो राजस्थानी मिश्रित अपभ्रंश है, यानी कि पिंगल भाषा में लिखा गया है। और जब आप आदिकाल की रचनाओं को पढ़ेंगे तो पिंगल और डिंगल ये दो शैलियाँ हैं। जब अपभ्रंश राजस्थानी से मिलकर निर्मित होता है तो वो पिंगल होता है, और जब ब्रज से मिलकर बनता है तो वो डिंगल होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखिए। कई बार एग्जाम में ये भी आ जाता है कि पिंगल से क्या मतलब तात्पर्य है और डिंगल से क्या तात्पर्य है। अगर पृथ्वीराज रासो पर सबसे ज़्यादा कोई काम किया है तो डॉक्टर नामवर सिंह ने किया है, और
उस जमाने में अपभ्रंश के सबसे बड़े ज्ञाता नामवर सिंह ही माने जाते हैं। और इन्होंने तो पृथ्वीराज रासो भाषा और साहित्य नाम से एक पुस्तक लिखी है, और एक उनकी बहुत ही मशहूर पुस्तक है हिंदी भाषा के विकास में अपभ्रंश का योग। तो एक तरीके से बताने का मतलब यही है कि नामवर सिंह ने अपभ्रंश को लेकर काफ़ी अध्ययन किया है। आज के ज़माने में बहुत कम ऐसे आपको टीचर या प्रोफेसर मिलेंगे जिनकी अपभ्रंश पर पकड़ हो। ठीक है, तो परीक्षा के दृष्टिकोण से नामवर सिंह की दोनों किताबों को ध्यान में रखिए, कभी भी परीक्षा में पूछी जा सकती हैं। चलते हैं जो सिलेबस में पोर्शन लगा हुआ है रेवा तट, जो कि चंद बरदाई द्वारा लिखा गया है और पृथ्वीराज रासो से संबंधित है। रेवा तट चंद बरदाई कृत पृथ्वीराज रासो का 27वां समय है, यानी कि सर्ग है। ध्यान में रखिए, कुल 69 सर्गों में समयों में बटा हुआ है पृथ्वीराज रासो, उसमें से रेवा तट 27वां पद के अंतर्गत आता है, समय के अंतर्गत आता है। इस सर्ग में पृथ्वीराज चौहान के रेवा तट यानी कि नर्मदा के समीप वन में शिकार खेलने जाने तथा वहाँ मोहम्मद गौरी से युद्ध का विस्तृत वर्णन किया गया है। यानी कि रेवा तट के अंतर्गत मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य जो युद्ध हुआ है उसी का वर्णन किया गया है। रेवा तट पर हुए युद्ध में पृथ्वीराज की विजय होती है। परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट सवाल कि रेवा तट का जो युद्ध हुआ उसमें विजय किसकी हुई है, तो ये पृथ्वीराज चौहान की हुई है। फलस्वरूप मोहम्मद गौरी को बंदी बना लिया जाता है। आप जानते हैं कि तराइन का जो युद्ध हुआ था 1191-92 ईस्वी में मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान के बीच, लेकिन ये साहित्य के अंतर्गत देख रहे हैं कि रेवा तट नाम के युद्ध का जिक्र किया गया है, जिसमें कि पृथ्वीराज की विजय को बताया गया है। रेवा तट का मुख्य विषय पृथ्वीराज और गौरी का युद्ध है, जिसको कि मैंने बताया अभी। इस समय में या सर्ग में प्रधान रस है वीर रस, यानी कि आदिकाल वीरगाथा काल की रचना है, तो सबसे जो प्रधान रस है वो वीर रस ही है। अगर कुछ अंशों पर चर्चा करें जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण भी हो सकते हैं और आपको एक की पॉइंट के रूप में भी मिल जाएंगे, अगर आपको अपभ्रंश की शब्दावली मिल रही है और उसमें भी वीर रस की बात की गई है, तो ये मान के चलिए कि रेवा तट से उन पंक्तियों को उठाया गया है और उसके रचनाकार होंगे पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई। ठीक है, तो पढ़ते हैं। देवगिरी जीते सुबट आयो चामंड राय, जय जय नृप कीरति सकल कही कविजन गाय, मिलट राज पृथ्वी राज सो कही राव चामंड, रेवा तट जो मन करो वन अपुब गज झुंड। तो आप देख रहे हैं कि इन पंक्तियों में द्वित की प्रधानता है। कई वर्ण जो हैं दो बार आए हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं देवगिरी डबल ग आया हुआ है, फिर कवि यहाँ पर भी डबल व आया हुआ है, और अपुब। ठीक है, तो अपभ्रंश की एक खास विशेषता रही है द्वित की प्रधानता, तो इसको आप पकड़ सकते हैं। अगला जो पद है कि बिंद ललाट प्रसेद कार्यो शंकर गजराज, औरा पतिधरी नाम दियो चढ़ने सुरराजम, दानव दल तेहि गंज उमया उर अंदर, होई कृपाल हस्तिनी संग बगस रचि सुंदर, औलादिता सुतन आय कह रेवा तटवन विछरिय, सामंतनाथ सो मिलत इस दाहिमय कथ उच्चरी। यानी इसका जो अर्थ है कि शंकर ने अपने माथे के पसीने की बूंद से तिलक करके सामान्य गज को गजराज बना दिया और उसका नाम ऐरावत रखकर देवराज इंद्र को सवारी करने के लिए दे दिया। उसने राक्षसों का नाश किया और पार्वती के हृदय को प्रसन्न किया। उन्होंने कृपा करके उसे एक सुंदर हथनी प्रदान की। इन्हीं के मिलन से उत्पन्न संतानें रेवा तट के पास के वनों में फैल गईं। दाहिम माने चामंड राय, ऊपर जो जिन पंक्तियों को हमने पढ़ा उसमें चामंड राय का जिक्र आया था पहली पंक्ति में ही। चामंड राय ने पृथ्वीराज से मिलकर इस कथा का वर्णन किया है। तो एक तरीके से रेवा तट लिखने के पीछे के कारणों को भी बताया गया है कि शंकर ने अपने माथे के पसीने से तिलक लगाकर एक सामान्य हाथी को हाथियों का राजा बना दिया, यानी गजराज बना दिया, और फिर बाद में उसका नाम ऐरावत रखा गया। और ऐरावत आप जानते हैं कि इंद्र के सवारी का नाम है, और इंद्र ने फिर राक्षसों का नाश किया और इससे माता पार्वती खुश हुई और उन्हीं की कृपा से ऐरावत हाथी को एक हथनी भी मिली, और फिर उस हथनी से रेवा तट के वनों में बहुत सारे और हाथियों का जन्म हुआ और
चामन राय ने पृथ्वीराज से मिलकर इस कथा का वर्णन किया है। तो ये पृथ्वीराज जो है इसकी प्रामाणिकता पर तो संदेह किया जाता है। कुछ इसमें ऐतिहासिक कथाएं भी हैं, कुछ काल्पनिक भी हैं, तो इन दोनों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। बाकी उम्मीद है कि कथा वस्तु आपको रेवा तट की समझ में आ गई होगी कि कहाँ से शुरुआत होती है और रेवा तट का मतलब क्या है। ठीक है, अगर दूसरे कवि पर हम चर्चा करें तो दूसरे कवि हैं अमीर खुसरो, जिनकी पहेलियाँ और मुकरियाँ हिंदी साहित्य में फेमस रही हैं। कई बार इंटरव्यू इत्यादि में भी पूछ लिया जाता है कि पहेलियों और मुकरियों के लिए कौन फेमस कवि है। उनका नाम है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो जिनका संबंध लगभग 7 मुग़ल जो शासक थे दिल्ली के, उनसे संबंध रहा है इनका। मुग़ल नहीं कह सकते बल्कि दिल्ली सल्तनत के 7 शासकों के ये दरबार में रहे हैं। काफ़ी लंबी उम्र मिली थी अमीर खुसरो को। ठीक है, और इनके बचपन का नाम है अबुल हसन। पटियाली यानी कि एटा ज़िले में इनका जन्म हुआ था। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखिए। बाकी अमीर खुसरो के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जो महत्वपूर्ण कथन हैं उस पर भी हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अमीर खुसरो के बारे में लिखा है कि ये फारसी के बहुत अच्छे ग्रंथकार और अपने समय के नामी कवि थे। ठीक है, आजकल के परीक्षाओं में एक पैटर्न चल गया है कि कहीं से भी बीच से भी कोई वाक्य उठा लिया जाता है और पूछा जाता है कि किसके संदर्भ में ये बात कही गई है। मान लीजिए इसी वाक्य को उठा लिया जाए और पूछा जाए कि किसके संदर्भ में कही गई है, तुरंत आप बता देंगे कि अमीर खुसरो के बारे में ये बात कही गई है। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि ये फारसी के बहुत अच्छे ग्रंथकार और अपने समय के नामी कवि थे। ये बड़े ही विनोदी, मिलनसार और सहृदयी थे। इसी से जनता की सब बातों में पूरा योग देना चाहते थे। इनकी पहेलियाँ और मुकरियाँ प्रसिद्ध हैं। इनमें उक्त वैचित्र की प्रधानता थी। यद्यपि कुछ रसीले गीत और दोहे भी इन्होंने कहे हैं। यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है, आप इनको सरसरी तौर पर ध्यान रखिए। खुसरो के नाम पर संग्रहित पहेलियों में कुछ प्रक्षिप्त और कुछ पीछे की जोड़ी पहेलियाँ भी मिल जा गई हैं, इसमें संदेह नहीं। इनकी हिंदी की रचनाओं में 2 प्रकार की भाषा का प्रयोग मिलता है, ठेठ खड़ी बोलचाल पहेलियों मुकरियों और 2 सुकनों में ही मिलती है। यद्यपि उनमें भी कहीं कहीं ब्रज भाषा की झलक है। गीतों और दोहों की भाषा ब्रज या मुख्य प्रचलित काव्य भाषा ही है। खुसरो की भाषा दीर्घ मुख्य परंपरा के बीच किसी अंश तक शायद कुछ बदल गई होगी, उसका पुरानापन कुछ निकल गया होगा, पर यह निश्चित है कि उसका ढांचा कवियों और चारणों द्वारा व्यवहृत प्राकृत की रूढ़ियों से जकड़ी काव्य भाषा से भिन्न था। ठीक है, तो ये जितने भी कथन थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के थे अमीर खुसरो के संदर्भ में। अगला 1-2 कोटेशन और हैं कि कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था, उसी प्रकार जैसे अंग्रेज़ों का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक रहता है। खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था। ये वाक्य कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि किसने कहा है। एक बार यूपीएससी में भी पूछा जा चुका है ये कि खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था, पर कबीर धर्मोपदेशक थे, अतः उनकी बानी पोथियों की भाषा का सहारा कुछ न कुछ खुसरो की अपेक्षा अधिक लिए हुए है। तो यहाँ पर कबीर और खुसरो की तुलना आचार्य रामचंद्र शुक्ल कर रहे हैं। उनका मानना है कि खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था, पर कबीर धर्मोपदेशक थे, अतः उनकी बानी पोथियों की भाषा का सहारा कुछ न कुछ खुसरो की अपेक्षा अधिक लिए हुए है। ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मानना है। अगर अमीर खुसरो के कुछ पहेलियों और मुकरियों पर चर्चा करें तो अक्सर वो आपको बूझ अनबूझ पहेलियाँ जान पड़ेंगी। उनका उन्होंने उत्तर भी दिया है। जैसे मैं उदाहरण के लिए उनके कुछ पंक्तियों को पढ़ता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा इसको। लिपट लिपट के वा के सोई, छाती से छाती लगा के रोई, दांत से दांत बजे तो ताड़ा, ऐ सखी साजन ना सखी जाड़ा। ये उसका उत्तर है। ठीक है, कि लिपट लिपट के वा के सोई, छाती से छाती लगा के रोई, दांत से दांत बजे तो ताड़ा, ऐ सखी साजन ना सखी जाड़ा। अब ध्यान दीजिए, इन्हीं की पैरोडी आगे चलकर भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक काल में मुकरियों और पहेलियों के लिए जाने जाते हैं। तो जब भी आप
अमीर खुसरो पर चर्चा करें या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र पर चर्चा करें, दोनों को जोड़कर देखने की जरूर कोशिश करें। दूसरी पंक्ति है, रात समय वह मेरे आवे, भोर भये वह घर उठ जावे, यह अचरज है सबसे न्यारा, ऐ सखी साजन ना सखी तारा। देख रहे हैं कि हर में लग रहा है कि उत्तर साजन होगा, प्रियतम होगा, लेकिन उसका अलग आंसर निकल रहा है। तो ये क्या है, पहेलियाँ हैं, मुकरियाँ हैं। आगे और कुछ पंक्तियों पर चर्चा करते हैं। गोश्त क्यों न खाया, डोम क्यों न गाया, इसका उत्तर है गला न था, मतलब कंठ न था। अगला है, जूता पहना नहीं समोसा खाया, जूता पहना नहीं समोसा खाया नहीं, इसका उत्तर है तला न था, यानी कि जूता के का जो नीचे का तला होता है वो नहीं था, इसलिए जूता नहीं पहना, और समोसा खाया नहीं क्योंकि वो तला नहीं गया था, उसको छाना नहीं गया था। अब देख रहे हैं ये समोसा शब्द बहुत ही प्राचीन है, ठीक है। हो सकता है कि परीक्षा में जिस हिसाब से तद्भव, तत्सम और विदेशी शब्दों से प्रश्न पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित शब्द का किस भाषा से लिया गया है, जैसे अलमारी कई बार पूछ लिया जाता है जो कि पुर्तगाली है, या फिर रिपोर्ताज बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है तो वो फ्रेंच है। तो इस हिसाब से समोसा पूछा जा सकता है कि किस भाषा का शब्द है। अगर आपको पता हो तो कमेंट्स कर जरूर बताइए। बाकी जब भी अंग्रेजी के आप अखबारों को पढ़ेंगे तो अभी तक उनको समोसा शब्द का कुछ इंग्लिश नहीं पता है, वो हुबहू देवनागरी लिपि को ही रोमन लिपि में लिखते हैं समोसा, यानी कि SAMOSA, ठीक है। तो था कि जूता पहना नहीं समोसा खाया नहीं, मतलब उत्तर था कि वो तला नहीं गया था। अनार क्यों न चखा, बत्तीर क्यों न रखा, ये भी समझने की बात है। उत्तर है दाना न था, अनार का दाना, और दाना मतलब बुद्धिमान है। इसी तरीके से इनके बहुत सारे पंक्तियाँ हैं। सौदागर चे में बायत, यानी कि सौदागर को क्या चाहिए, बूचे को क्या चाहिए, बूचे मतलब बहरे को। उत्तर है कि सौदागर को दुकान चाहिए और बहरे को दो कान चाहिए। आप देख रहे हैं कि जो समानार्थी शब्द होते हैं, यानी कि समुच्चारित जिसको कहा जा सकता है, ठीक है। तो दुकान सौदागर को चाहिए और दो कान बहरे को चाहिए। इसी तरीके से अगली पंक्तियों पर चर्चा करें तो तिश्नारा चे में बायत, यानी प्यासे को क्या चाहिए, मिलाप को क्या चाहिए। उत्तर है चाह, यानी प्यासे को कुआं और अगर किसी से मिलाप करना है तो प्यार होना चाहिए। इसी तरह से शिकार व चे में बायत करद, यानी शिकार किस चीज़ से करना चाहिए, कुव्वते मरज को क्या चाहिए, यानी दिमागी ताकत को बढ़ाने के लिए क्या चाहिए। उत्तर दिया है बादाम, दोनों का उत्तर है बादाम। बादाम जो जाल के साथ लगा रहता है, यानी कि शिकार करने के लिए जाली चाहिए और दिमाग को तेज करने के लिए बादाम चाहिए। तो इसको ध्यान में रखिए। अगर आप भी अपना दिमाग बढ़ाना चाहते हैं तो प्रतिदिन 3-4 बादाम भिगोकर जरूर खाइए। अगला है, रोटी जली क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों, पान सड़ा क्यों। उत्तर था फेरा न था, यानी जब आप तवे पे रोटी सेकते हैं तो उसको बार बार घुमाना पड़ता है, फेरा उसका लगाना पड़ता है। घोड़ा अड़ा क्यों, क्योंकि उसको दौड़ना है, वो फेरा नहीं मिल पा रहा है, जगह नहीं है। पान सड़ा क्यों, उसको भी फेरते हैं लोग पान। आप पान दुकान पर कभी जाइए तो ज़रूर एक बार उसको ध्यान से देखिए। अगला है, पंडित प्यासा क्यों, गधा उदास क्यों, यानी लोटा न था। इसी तरीके से है, उज्ज्वल बरन अधीन तन, एक चित्त दो ध्यान, देखत में तो साधु है पर निपट पाप की खान। उत्तर है बगुला। एक नारी के हैं दो बालक, एक नारी के हैं दो बालक, दोनों एक ही रंग, एक फिर एक ठाढ़ा रहे, फिर भी दोनों संग। उत्तर है चक्की। चक्की आपने देखा है, उसी की तरफ संकेत है, क्योंकि अमीर खुसरो की मुकरियों और पहेलियों को बूझना पड़ता है, तो बूझने के बाद ही उसका उत्तर दिखाई पड़ता है। बूझने का मतलब है यहाँ पर चिंतन से, ठीक है। अगला है कि आगे आगे बहिना आई, पीछे पीछे भैया, दांत निकाले बाबा आए, बुरका ओढ़े मैया। उत्तर है भुट्टा, ठीक है। जब मक्के का जो भुट्टा होता है उसका ही आंसर है। 4 अंगुल का पेड़, 1.25 मन का पता,
फल लागे अलग अलग, पक जाए इकट्ठा। उत्तर है कुम्हार की चाक। अचरज बंगला एक बनाया, बांस न बल्ला बंधन धने, ऊपर नींव तरे घर छाया, कहे खुसरो घर कैसे बने। उत्तर है बयां पक्षी का घोंसला। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारी पंक्तियां हैं। अगर आपको ये पंक्तियां इस तरीके से आए कि उसमें कुछ चिंतन करने की बात हो, बूझने की बात हो, पहेलियां टाइप लगें, तो तुरंत आप पकड़ लीजिए ये पंक्तियां हैं अमीर खुसरो की। एक बहुत फेमस पंक्ति है इनकी जो कि बार बार परीक्षाओं में कई बार पूछी गई है, जिसका कि जिक्र मैं करने जा रहा हूँ कि एक थाल मोती से भरा, सबके सर पर औधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे। इसका आंसर होगा आसमान। ठीक है, इसी तरीके से है कि गोल मटोल और छोटा मोटा, हरदम वो तो जमी पर लोटा, खुसरो कहे नहीं है झूठा, जो न बुझे अकील का खोटा। इसका उत्तर है लोटा। इसी तरीके से और भी कई पंक्तियां हैं जो कि आप पढ़े भी होंगे। कुछ का आंसर होता है दिया है, कुछ का आंसर है पाजामा। ठीक है, उसी तरीके से आप समझ गए होंगे कि अमीर खुसरो किस तरीके से पहेलियाँ और मुकरियाँ लिखते थे, क्योंकि परीक्षा में कुछ पंक्तियों को पूछा जाता है कि किस कवि की है, तो आप इसको पकड़ लेंगे और फिर उसका अर्थ निकालने के लिए आपको थोड़ा सा चिंतन करना पड़ेगा। तो उम्मीद है कि जब पंक्ति आपके सामने आएगी तो ज़रूर उसका अर्थ आप निकाल लेंगे। बाकी अमीर खुसरो के बारे में मैंने फैक्चुअल जानकारी बता दी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कथनों पर भी चर्चा किया और कुछ जो तथ्यात्मक जानकारियाँ थीं उनको भी बताया। आगे चर्चा करते हैं विद्यापति की पदावली, जो कि आपके पाठ्यक्रम में लगा है, डॉक्टर नरेंद्र द्वारा संपादित है। अगर विद्यापति की बात करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी इनके बारे में कुछ इनको कोटेशन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के, उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें लिखा गया 3 भाषाओं में काव्य रचना की इन्होंने, संस्कृत, अपभ्रंश और देश भाषा, पर जिसकी रचना के कारण ये मैथिल कोकिल कहलाए वह इनकी पदावली है। ठीक है, तो विद्यापति मैथिल कोकिल के नाम से जाने जाते हैं और इसके जो पीछे की रचना है, मतलब जिसके वजह से जाने जाते हैं, वो है पदावली। यानी कि एग्जाम में पूछा जाए कि पदावली किस भाषा में है तो आपका आंसर होगा मैथिली में। पदावली में अपने समय की प्रचलित मैथिली भाषा का प्रयोग किया गया है। जिस प्रकार हिंदी साहित्य भिशल देवरासों पर अपना अधिकार रखता है, उसी प्रकार विद्यापति की पदावली पर भी, यानी कि भिशल देवरासों पर जितना अधिकार हिंदी साहित्य अपना बताता है उतना ही अधिकार पदावली पर भी है, भले वो मैथिली भाषा में हो। सबसे फेमस जो कोटेशन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, जो कि लगभग 80% परीक्षाओं में किसी न किसी रूप में पूछ ही लिया जाता है कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, जिन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी कई बार एग्जाम में इतना ही दूर पूछ लिया जाता है। ठीक है, कुछ एग्जाम में टाइम ज़्यादा रहता है, पेपर कम रहता है, तो पूरा कोटेशन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो कोटेशन पूछने वाले के ऊपर ये निर्भर करता है कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी सूर आदि कृष्ण भक्तों के श्रृंगार पदों की भी ऐसे लोग आध्यात्मिक व्याख्या चाहते हैं। पता नहीं बाल लीला के पदों का वे क्या करेंगे। इस संबंध में यह अच्छी तरह समझ रखना चाहिए कि लीलाओं का कीर्तन कृष्ण भक्ति का एक प्रधान अंग है। जिस रूप में लीलाएं वर्णित हैं उसी रूप में उनका ग्रहण हुआ है। इन लीलाओं का दूसरा अर्थ निकालने की आवश्यकता नहीं है। आगे लिखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के ही हैं, जिनमें नायिका और नायक राधा कृष्ण हैं। इन पदों की रचना जयदेव के गीत काव्य के अनुकरण पर ही शायद की गई हो। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने श्रृंगारिक कवि के रूप में विद्यापति को माना है। विद्यापति में के पदावली में माधुर्य का अद्भुत प्रयोग किया गया है। विद्यापति शैव थे, उन्होंने इन पदों की रचना श्रृंगार काव्य की दृष्टि से की है, भक्त के रूप में नहीं। ये है शुक्ल जी का मानना। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए, ये भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मानना है। अब विद्यापति को लेकर 3 मत आए हुए हैं साहित्य आलोचकों के बीच में कि एक वे श्रृंगारी हैं, दूसरा है भक्त, तीसरा है रहस्यवादी। श्रृंगारी कौन कौन माना है? हरप्रसाद शास्त्री, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा
रामवृक्ष बेनीपुरी। रामवृक्ष बेनीपुरी ने विद्यापति पदावली नाम से एक किताब भी लिखी है। इसके अलावा शिव प्रसाद सिंह ने भी विद्यापति पदावली नाम से एक किताब लिखी है। इसके अलावा एक और राइटर हैं रामफेर त्रिपाठी, उन्होंने भी विद्यापति पदावली नाम से। तो कई परीक्षाओं के पाठ्यक्रमों में इन तीनों पदावलियों को अलग अलग रूप में पढ़ना पड़ता है। और यूजीसी एनटीए नेट में जो विद्यापति की पदावली लगी है उसके संपादक हैं डॉक्टर नरेंद्र। तो श्रृंगारी में मानने वालों में रामचंद्र शुक्ल का नाम सबसे पहले आता है। इसके अलावा रामकुमार वर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी और हरप्रसाद शास्त्री ने भी माना है। अगर भक्त मानने की बात करें तो श्याम सुंदर दास और हजारी प्रसाद द्विवेदी इसको भक्त मानते हैं। एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा, नहीं किया होगा तो कर लीजिए कि अक्सर रामचंद्र शुक्ल के थोड़ा सा विपरीत ही श्याम सुंदर दास और हजारी प्रसाद द्विवेदी का मत रहा है। अगर पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता के बारे में चर्चा करें तो जहाँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल उसे अप्रामाणिक मानते हैं तो श्याम सुंदर दास उसे प्रामाणिक माना है और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अर्ध प्रामाणिक माना है। यानी कि नकल करने की कोशिश रामचंद्र शुक्ल की हुबहू इन आलोचकों ने नहीं की है। ठीक है। रहस्यवादी मानने वालों में नाम आता है जॉर्ज ग्रियर्सन ने इनको रहस्यवादी माना है। बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि और अपरूप सौंदर्य का कवि भी कहा है। बच्चन सिंह पर हमने विस्तार से वीडियो बनाया है। उनके हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास के प्रमुख कथनों पर विस्तार से चर्चा किया। उम्मीद है कि आप लोग उसे देख रहे होंगे। परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जब विद्यापति की चर्चा की जा रही है तो बच्चन सिंह का अपना मौलिक चिंतन है विद्यापति को लेकर। उन्होंने कहा कि विद्यापति जातीय कवि हैं और अपरूप सौंदर्य के कवि भी हैं। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और आगे भी संभावना है। हरप्रसाद शास्त्री ने विद्यापति को पंचदेवोपासक कहा है। ये भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने विद्यापति के पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा है। ये एक बार यूजीसी एनटीए नेट की परीक्षा में पूछा जा चुका है। उम्मीद है कि इसको आप लोग पढ़े भी होंगे और ध्यान में भी रखिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार रस के वाक सिद्ध वाक कवि कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि कहा है। तो हमने तथ्यात्मक रूप में विद्यापति से संबंधित जितने तरीके के प्रश्न बन सकते हैं उन पर चर्चा की और खासतौर से आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कथनों पर चर्चा की। बच्चन सिंह, निराला, हरप्रसाद शास्त्री, हजारी प्रसाद द्विवेदी इत्यादि के मंतव्यों को भी जाना। अगर कुछ पंक्तियों पर चर्चा करें विद्यापति की पदावली पर तो खास जो पंक्तियां हैं कि नंदक नंदन कदम्बक तकतर घिरे घिरे मुरली बजाओ समय संकेत निकेतन बैसल बेरी बेरी बोली पठाओ। अच्छा, पदावली यानी मैथिली भाषा को समझने के लिए इसमें जो शब्द प्रयुक्त होते हैं अंत में ल का प्रयोग ज़्यादा होता है। ठीक है, गेल, भेल, बैसल, ठीक है, इस तरीके के शब्दों का प्रयोग कई बार देखने को मिलता है। तो आप तुरंत पकड़ लेंगे कि ये विद्यापति पदावली से लिया गया होगा। पढ़ते ही आप तुरंत इसको पकड़ लेंगे कि यहाँ से है। फिर भी पंक्तियों को हम देखते हैं। सामरी तोरा लागी अनुखन बिकल मुरारी जमुना का तीर उपवन उद्वेगल। देख रहे हैं। फिर तह तह निहारी गोरस बेचई आवत जाइत जनि जनि पुछ बनमारी तोहे मतिमान सुमति मधुसूदन वचन सुनहु किछु में मोरा भनई विद्यापति सुन बरजवती बंदह नंद किशोरा। ये तो वंदना थी। अब राधा की वंदना करते हुए विद्यापति लिखते हैं कि देख देख राधा रूप अपार। इसी को ध्यान में रखते हुए बच्चन सिंह ने इनको अपरूप सौंदर्य का कवि कहा है। देख देख राधा रूप अपार अपरूप के भी आन मिलावल खितितल लावनी सार अंग अंग अनंग मूर्छायत हेरह पड़े अथीर मनमथ कोटि मथन करु जे जन से हरिमहि मधि गिर। इंपॉर्टेंट पंक्ति है। सैसव जौवन दुहि मिल गेल। देख रहे हैं, गेल शब्द का प्रयोग यहाँ पर। सैसव जौवन दोहु मिल गेल सवन कपथु दोहु लोचन लेल। ठीक है, जो मैं बता रहा था कि अंत में ल का उच्चारण होता है, तुरंत आप पकड़ लेंगे। वचन क चातुरी लहु लहु हास धरणीय चाँद कैल परगास मुकुर लई अब करई सिंगार सखी पूछई कैसे सूरत बिहार निर्जन उरज हेरत हेरहि कतिवेरी हंसई से अपन पयोधि हेर पहिल वदरी सम पुन नवरंग दिन दिन अनंग अगोरल अंग माधव पेखल अपूरब वाला सैसव जौवन दुह एक भेल विद्यापति कहूँ
तुहु अगे आनी दुहु एक जो एक हई के कह सयानी। तो एक तरीके से विद्यापति को कक्षाओं में पढ़ाना भी एक चुनौती रही है लगातार। कई बार पाठ्यक्रम में मुझे भी पढ़ाने का मौका मिला था, तो इतना कंफर्ट नहीं हो पाते हैं विद्यापति को पढ़ाते समय, क्योंकि इन्होंने नक्शिक वर्णन किया है। खासतौर से जब आप संस्कृत साहित्य पढ़ेंगे तो उसमें कालिदास ने कुमार संभव इत्यादि में जो सौंदर्य चित्रण किया है, कुछ कुछ उसी तरीके से नायिका का सौंदर्य चित्रण विद्यापति ने नक्शिक माध्यम से किया है, और फिर उम्र के हिसाब से भी करने की कोशिश की है। तो थोड़ी सी चुनौती है, बाकी अगर मन को साफ करके पढ़ाएं तो कोई दिक्कत नहीं। तो उम्मीद है कि यूजीसी एनटीए नेट के एक पाठ्यक्रम में आदिकाल के जो 3 महत्वपूर्ण कवि लगे थे, चंद्रबरदाई, अमीर खुसरो और विद्यापति, तो इनके बारे में आप अच्छे से जान गए होंगे, इनकी महत्वपूर्ण पंक्तियों से भी परिचित हो गए होंगे, और परीक्षा में कैसे पंक्तियों को पकड़ना है और सही उत्तर देना है ये भी समझ में आ गया होगा। उम्मीद है कि ये आज का लेक्चर आप सभी को पसंद आया होगा। कमेंट्स कर ज़रूर बताइए। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए